Okay, so let's start with as we have decided कि हम क्लास 12th के सिलेबस से शुरू करें। तो आज के इस लेक्चर से हम क्लास 12th के सिलेबस का चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन इस चैप्टर से शुरू करने वेल इस लेक्चर के हद तक जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा वो काफ़ी इंट्रोडक्टरी रहेंगे, बिल्कुल इनिशियल लेवल का डिस्कशन जिसे हम कह सकते हैं, ऐसा डिस्कशन हम करेंगे। और लेक्चर ओवर होने के फौरन बाद आपने क्या करना है, उसको नोट्स में से या जो मॉड्यूल आपको दिया गया उसमें से आपने पढ़ना है। देखिए, पूरे फिजिक्स के सिलेबस में क्लास 11th हो या क्लास 12th हो, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी और टाइप्स ऑफ मोशन पर डिस्कशन करते हैं। जैसे क्लास 11th में आपने देखा होगा, हमने एक चैप्टर डिस्कस किया प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे पहले हमने लीनियर मोशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। तो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मोशन अलग अलग टॉपिक्स में हमारे सामने आते जाते हैं। ये सारा जो पार्ट है ये मैकेनिक्स का हिस्सा है, ये सब मैकेनिक्स कहलाता है। तो उसी सीक्वेंस में क्लास 12th में हमें और 3 अलग अलग तरीके के मोशंस को डिस्कस करना है। इनमें से एक है सर्कुलर मोशन, दूसरा है रोटेशनल मोशन, और तीसरा जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ये है ऑसिलेटरी मोशन, जिसे हम कह रहे हैं एज अ हेडिंग ऑफ द चैप्टर ऑसिलेशन। नाम से चैप्टर के थोड़ा सा हम लोग ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं या ऐसे सोच सकते हैं एक लॉजिकली कि ये एक टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन होगा। टू एंड फ्रो मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो लगातार एक ही लाइन पर या एक ही पाथ पर जो है कंटिन्यूअसली आना जाना आना जाना आना जाना इस तरीके से कर रहा है, जैसे कि एक स्विंग हो जाती है या एक स्विंग मशीन की नीडल होती है, या एक रिपल आप कह सकते हो, पार्टिकल वाटर के सरफेस पे ऐसे पार्टिकल रिपल्स बनाते हैं, वो हो सकता है। या हार्ट बीट के रिदम्स लगातार एक ही सीक्वेंस में ऐसे, वो हो सकता है ऑसिलेटरी सेंस में। या मान लीजिए आपने एक बॉल को ऐसे रिलीज कर दिया तो बॉल वो लगातार बार बार टप्पा खा के बाउंस होकर के उसी पाथ पर ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक अंदाजा हमें ऐसे मिल सकता है कि ऑसिलेटरी मोशन में हम टू एंड फ्रो आने जाने वाला टाइप ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं, और ये बिल्कुल सही है। बट हमें इसके बहुत सारे बेसिक्स और डिटेल्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इतना आसान या वन लाइनर नहीं हो सकता कि भाई एनी टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन बस खत्म, ऐसा नहीं। इसके हमें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर को अगर हम बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी डेफिनेशन रखता हूं, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि कोई भी रिपीट होने वाला मोशन जो बार 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 रिपीट हो रहा है, और उसका जो रिपीटेशन है वो कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, ऐसे किसी भी मोशन को हम कॉल करेंगे पीरियोडिक। ठीक है, एनी मोशन विच इज रिपीटिंग itself in a regular interval of time is called as periodic motion। बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं, जैसे यहाँ कुछ चीजें मैं आपके सामने पुटअप करता हूं। पहले तो डेफिनेशन क्लियर कर लें। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि कोई भी ऐसा मोशन जो रिपीट होता है, रिपीट होना मतलब समझ रहे हो, बार बार होता है, और इसका रिपीट होना जो है ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। जैसे दिल का धड़कना हो गया, या क्लॉक का चलना, उसके जो हैंड्स हैं वो चल रहे हैं, अर्थ का रोटेशन हो गया, ठीक है, या एक पेंडुलम का घूमना हो गया, या एक स्प्रिंग का ऑसिलेशन आप कह सकते हो। एक स्प्रिंग को आपने डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो वो ऊपर नीचे लगातार आगे पीछे रिपीट होना। और रिपीट होने में भी कंडीशन ये लगने वाली है
कि वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट होना चाहिए, कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में उसका रिपीटेशन बार बार होते रहना चाहिए। तो ऐसे किसी भी मोशन को हम क्या कॉल करेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि अर्थ का अपना स्पिन करना या अर्थ का घूमना। फिर क्लॉक के भी एग्जांपल मैंने दिए हैं यहाँ पे, कि क्लॉक के हैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो आवर हैंड जो है वो 12 घंटों में अपने मोशन को रिपीट करता है, मिनट का हैंड जो है वो 1 घंटे में अपने मोशन को रिपीट करता है, सेकंड का हैंड जो है वो 1 मिनट में अपने मोशन को रिपीट करता है। मतलब जहां से शुरू किया दोबारा वहां पे वापस आता है और फिर अपनी जर्नी को दोबारा कंटिन्यू करता है। कोई भी सर्कुलर मोशन जो हो रहा है वो अगर यूनिफॉर्म तरीके से हो रहा है, कांस्टेंट तरीके से हो रहा है, जैसे फैन घूम रहा है कांस्टेंट तरीके से, तो वो भी पीरियोडिक कहलाया जा सकता है। अब ऑसिलेटरी मोशन अक्सर हम देखते हैं कि वो पीरियोडिक हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि पीरियोडिक मोशन किसे कहें। तो पीरियोडिक मोशन में फिर एक बार दोहरा दूं, इट इज एनी मोशन विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, विच इज रिपीटेटिव, जो दोहराया जा रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, और इसके रिपीट होने में जो टाइम लग रहा है वो इक्वल है, सेम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपने आप को दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, ऐसे मोशन को हम कॉल करेंगे पीरियोडिक। अब आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। हम इसे ऑसिलेटरी भी कह सकते हैं या कुछ हद तक वाइब्रेटरी भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वी में से ऑसिलेटरी और वी में ऑल्सो से दिस टाइप ऑफ मोशन एज वाइब्रेटरी। जैसे एक गिटार की वायर है, आपने उसको प्लंग किया तो वाइब्रेट हो रही है। एक रबर का बैंड है, आपने उसको प्लंग किया तो वाइब्रेट हो रहा है। अब वाइब्रेट भी कहें तो भी चलेगा, ऑसिलेट कहें तो भी चलेगा, बोथ द वेज इट इज करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ एक इसके बहुत ही सिंपल से एग्जांपल रखे हैं। जैसे इन रिप्रेजेंटेशंस को देखिए, आपको फॉरन क्लिक हो जाएगा कि किस तरीके के मोशन को हम ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक स्प्रिंग इसके साथ अटैच की गई है। अब इस ब्लॉक को अगर हम रिलीज कर दें तो अपने वेट की वजह से ये नीचे आएगा, लेकिन स्प्रिंग में रिस्टोरिंग कंडीशन होती है ना, स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पे जा सकती है। तो होता यह है कि ये ब्लॉक को ऊपर खींचेगी, फिर ऐसे लगातार ये मोशन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा, ये ऑसिलेटरी कहलाएगा। इसी तरीके की स्प्रिंग को अगर मैं एक डिस्क अटैच कर दूं और डिस्क को ऐसे घुमा के छोड़ दूं, आप वीडियो में देखें, थोड़ा सा विंडो में वीडियो की ऐसे घुमा के छोड़ दूं, तो हम देखेंगे वो ऐसे 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 ऐसे, एक डायल कैसे घूमता है ना, वैसे ऐसे ऐसे घूम सकती है। तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन कहलाया जा सकता है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन, जिसमें हम एक सिंपल सा पेंडुलम ले लेते हैं, एक बॉब है, एक स्ट्रिंग है, इसको उठा के छोड़ देते हैं, तो ये लगातार टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन करता जाएगा। एक टाइम पीरियड भी ये फॉलो कर सकता है, तो ये भी एक ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। या एक इलास्टिक बॉल को हम किसी हार्ड फ्लोर पर रिलीज कर दें तो वो बॉल इक्वल हाइट पर अगर जंप कर रहा है बार बार, तो इस तरीके से भी अगर ये मोशन रिपीटेटिवली होता है तो हम इसे भी कुछ हद तक, कुछ क्राइटेरियाज में हम इसे भी ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी कह सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर हमें बनानी है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की, तो बस एक सिंपल सा वन लाइनर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन अगर हम एग्जीक्यूट करवा दें, आने जाने वाला मोशन किसी भी सिस्टम में, किसी भी तरीके की अरेंजमेंट में, चाहे वो लीनियर सीधे पाथ पर चले या एंगुलर पाथ पर चले, जैसे ये एंगुलर पाथ पर चल रहा है, ये सीधे पाथ पे चलेगा, ये भी सीधे पाथ पे चलेगा, ये कुछ हद तक ऐसे एंगुलर पाथ पे चलेगा। अगर बड़ा ऑसिलेशन ले लें, छोटा सा ले लें तो लीनियर हो सकता है, इस तरीके से, जिसमें टू एंड फ्रो कंडीशन डेवलप होती है। टू एंड फ्रो यानी कि आने जाने वाली सिचुएशन। ठीक है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, रिपीट 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 होता जा रहा है, टू एंड, और एक फिक्स इंटरवल को भी अगर ये फॉलो करता जा रहा है और पर्टिकुलर मीन पोजीशन के अक्रॉस ये प्रॉपर तरीके से घूम रहा है। पर्टिकुलर मीन पोजीशन यानी कि मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग को मैंने यहां से रिलीज किया था, अब इसके ऊपर और इसके नीचे ऑसिलेशंस होंगे। तो ये जहां से हमने इसको शुरू किया, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम मीन पोजीशन कहेंगे, इसके ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो लाइन है यहाँ पे, इस पोजीशन को मीन कह सकते हैं, इसके आजू बाजू में ये मोशन ऐसे होता जा रहा है। ठीक है, तो इफ दीज क्राइटेरियाज आर फुलफिल्ड तो हम इसे कहेंगे ऑसिलेटरी मोशन।
बिल्कुल वन लाइनर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी तरीके का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है और कुछ हद तक अगर वो टाइम पीरियड को भी फॉलो कर पा रहा है तो हम उसे ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हमको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। सबसे पहले मैंने आपके सामने पीरियोडिक इस तरीके की डिस्क्रिप्शन रखी कि भाई पीरियोडिक किसे कहते हैं, मतलब मोशन रिपीट हो रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक। और फिर मैंने आपके सामने रखी ऑसिलेटरी की डेफिनेशन, जिसमें मोशन रिपीट तो हो रहा है और हो सकता है कि वो पीरियोडिक कंडीशन को भी फॉलो कर ले। ठीक है, तो हमारे माइंड में एक कंफ्यूजन ये बैठ जाएगा कि दुनिया में होने वाले जितने भी पीरियोडिक मोशन हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? ऑसिलेटरी। क्योंकि ऑसिलेटरी बन रहा है तो पीरियोडिक तो कहीं ना कहीं बनेगा वो। तो फिर हम ऐसे सोचने लग जाएंगे कि यार जो भी मोशन हो रहा है अगर वो पीरियोडिक है तो वो ऑसिलेटरी है, या अगर वो ऑसिलेटरी है तो वो पीरियोडिक है। ऐसा हमारे दिमाग में काइंड ऑफ थॉट आने लगेगा। अब ये आधा करेक्ट है, गौर से सुनिए मेरी बात। कोई भी ऑसिलेटरी मोशन मैं देखूंगा ना कभी भी, तो वो कंपल्सरीली पीरियोडिक होगा। ठीक है, कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हमेशा कैसा होगा? पीरियोडिक होगा। लेकिन कोई भी पीरियोडिक मोशन अगर मैं देखता हूं ना तो वो जरूरी नहीं है कि वो ऑसिलेटरी। ठीक है, उल्टा ट्रू नहीं है, रिवर्स जो है ना वो ट्रू नहीं है होगा। यहाँ पे सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन कैसे होंगे? पीरियोडिक। लेकिन सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होंगे। समझ आई बात? अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो सर्कल में घूम रहा है लगातार और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि सर्कल में घूमने वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्क्यूलर। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो वो पीरियोडिक भी हो जाएगा ना। तो वो क्या पीरियोडिक मोशन कहलाएगा? यस। लेकिन वो ऑसिलेटरी नहीं है ना। ठीक है, वो पीरियोडिक है और कुछ और तरीके का मोशन है, ऑसिलेटरी नहीं है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, मतलब ये पता चलता है कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो कंपल्सरीली कैसे होंगे? पीरियोडिक। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जो हैं वो कैसे हों? ऑसिलेटरी हो। पीरियोडिक दूसरे टाइप के भी हो सकते हैं। अब अर्थ स्पिन कर रही है, अर्थ का रोटेशन, क्या अर्थ का रोटेशन पीरियोडिक है? यस। अर्थ का रोटेशन पीरियोडिक है, बराबर 24 आवर्स में वो अपना रोटेशन पूरा कर लेती है। लेकिन अर्थ का रोटेशन ऑसिलेटरी नहीं है ना। ठीक है, तो हम ये बात अच्छे से जहन में बिठा लें कि जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे? पीरियोडिक होंगे। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी हों, ऐसा जरूरी नहीं है। दूसरे टाइप के मोशन भी हो सकते हैं जो पीरियोडिक हों लेकिन ऑसिलेटरी नहीं है। ठीक है, तो अक्सर इस तरीके का एक स्टेटमेंट बुक्स में लिखा मिलेगा आपको या पढ़ाया जाता है। See this. Remember that all oscillatory motions are periodic. ठीक है, ट्रू है ना ये बात? यस। जितने भी ऑसिलेटरी मोशंस होंगे वो कंपल्सरीली कैसे होंगे? पीरियोडिक। लेकिन इसका रिवर्स अगर हम लेते हैं, ऑल पीरियोडिक मोशंस, जितने भी पीरियोडिक मोशंस हैं, दे आर नॉट कंपल्सरीली ऑसिलेटरी। पीरियोडिक में दूसरी क्राइटेरिया भी आ सकती है। गॉट माय पॉइंट? यस। यहाँ पे मैंने कुछ एक बड़े सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस, ध्यान से देखिए। जैसे कि एक पार्टिकल जो है वो हैंग कर रहा है फ्रॉम अ थ्रेड, इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली सच दैट इट कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक पार्टिकल ऐसे थ्रेड से, जैसे यहाँ एक एग्जांपल में दिखाया ना, ये ऐसे थ्रेड से हैंग किया है, इसको मैंने ऐसे जोर से फेंका, जोर से फेंकने से क्या हुआ कि ये ऐसे घूम के सर्कल में घूमने लग गया। ठीक है, एग्जांपल क्लियर हुआ ये? यस। अब फिर हमसे ये क्या पूछ रहा है, क्या ये मोशन पीरियोडिक है? तो आंसर यस। यस लगता है, इसका आंसर हम यस यस बोलेंगे। इज द मोशन पीरियोडिक?
Possibility of it, yes. Is the motion oscillatory? No. No. मोशन ऑसिलेटरी है? नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैसे घूम रहा है? पूरे सर्कल में। पूरे सर्कल में घूम रहा है तो वो सर्कुलर हो जाएगा। ऑसिलेटरी में सिर्फ ऐसे हैंगिंग रहना चाहिए, ऐसे आना जाना करना चाहिए, टू एंड फ्रो करना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और देखते हैं। A particle is hanging from a thread is launched horizontally with a small speed. अभी जोर से नहीं फेंका उसको, such that it does not even reach the horizontal level. ठीक है, मतलब ये ऐसे पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, हमने इसको ऐसे फेंका, ऐसे वेलोसिटी दे दी, इसको थ्रो किया, लेकिन ज्यादा स्पीड नहीं दी, इतनी कम स्पीड दी कि ये हॉरिजॉन्टल यानी कि यहां तक भी नहीं पहुंचा, ये यहां से यहां तक भी नहीं पहुंचा। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर गया होगा, फिर क्या होगा? यहां से पार्टिकल नीचे आके ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब सवाल ये है कि क्या ये पीरियोडिक है? नहीं है। बराबर टाइम में ये अपने मोशन को पूरा करेगा। ये 1 सेकंड में मान लीजिए यहाँ आ गया, 2 सेकंड में यहाँ आ गया, फिर अगले सेकंड में यहाँ आया, फिर अगले सेकंड में यहाँ आया, तो ये बराबर अपने मोशन को रिपीट करता जा रहा है। तो पीरियोडिक हो सकता है क्या ये? यस। हो सकता है। अगला सवाल, क्या ये ऑसिलेटरी है? यस। तो इस बार ये पीरियोडिक भी है और ऑसिलेटरी भी है, समझने वाली बात है। लेकिन अगर बहुत जोर से फेंका और सर्कल में घूमने लग गया तो वो क्या बन गया? पीरियोडिक। लेकिन नॉट ऑसिलेटरी नहीं होगा, ठीक है ना? लेकिन ऑसिलेटरी नहीं होगा। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने थोड़ा सा स्पीड से फेंका और ये ऐसे टू एंड फ्रो करने लग रहा है, तो ये पीरियोडिक भी होगा और साथ साथ ऑसिलेटरी भी हो सकता है, ऑसिलेटरी भी है। ठीक है, तो इन दोनों के कंडीशन में यहाँ पे मुझे आंसर लिखना चाहिए यस। आ रही है बात समझ में? क्या ये पीरियोडिक है? तो इसका आंसर भी मैं यस क्लेम करूंगा। और क्या ये ऑसिलेटरी है? तो इसका आंसर भी मैं यस क्लेम करूंगा। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। कैन अ बॉडी हैव एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेलोसिटी? क्या किसी बॉडी के पास ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी 0 है? सोचिए जरा। हो सकता है। हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या बता सकते हैं मुझे आप? देखो इसका सर, हाँ बोलिए बोलिए, वेरी गुड, बोलिए। धक्का दिए तो? हाँ, धक्का दिए तो क्या? तब तो वेलोसिटी आएगी। धक्का दिए मतलब तुमने वेलोसिटी दे दी और साथ साथ एक्सेलरेशन भी दिया अगर जोर से धक्का दिया तो इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो, एक्सेलरेशन किसी भी सिचुएशन में कब आता है? जब उस बॉडी पे क्या लगे? फोर्स लगे, क्योंकि फोर्स ही एक्सेलरेशन को क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ। बराबर है? यस सर। अब सोचिए कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये मैं ऐसे बना दूं इसको हॉरिजॉन्टली। ये मेरे पास एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। तो आई हैव अ स्प्रिंग एंड आई हैव अ ब्लॉक। अब इमेजिन करते हैं कि इस स्प्रिंग को मैं ऐसे जोर से खींच के छोड़ देता हूं, रिलीज करता हूं, तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि ये ब्लॉक इस लाइन पर ऐसे और ऐसे चलेगा। करेक्ट है? यस। मतलब यहां से यहां जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इमेजिन करो बेटा कि ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक जो है चलता 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 ये एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। एक्सट्रीम मतलब ज्यादा से ज्यादा वो दूर जितना जा सकता है। तो मुझे बताओ कि इस जगह पर जब वो सबसे ज्यादा दूर पहुंचेगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले चुका होगा, तो उसको रुकना पड़ेगा यस। क्योंकि और ज्यादा आगे नहीं जा सकता। करेक्ट है ना? यस सर। तो इसका मतलब इस जगह पर जब वो एक्सट्रीम पर आ चुका है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। जीरो। वेरी गुड। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि क्या एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचने के बाद ये स्प्रिंग चुप बैठेगी? क्या उसको अपनी तरफ खींचेगी? अपनी तरफ खींचेगी। अपनी तरफ खींचेगी। वेरी गुड। ब्लॉक दूर जा रहा है तो स्प्रिंग उसको अपनी तरफ खींचेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि स्प्रिंग इसको इस तरफ खींच के फोर्स लगा रही है। स्प्रिंग ऐसे इस पे फोर्स लगा रही है। करेक्ट है? अब सोचो यहां पर वेलोसिटी कितनी हो चुकी है? 0। और क्या लग रहा है? फोर्स। फोर्स लगने का मतलब क्या आना चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो इस सिचुएशन को बड़े केयरफुल तरीके से सोचें, तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन है?
यस है, और यहाँ पर वेलोसिटी जीरो नहीं है, जीरो है। मतलब एक बॉडी के पास ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसके पास एक्सेलरेशन हो और उसके पास वेलोसिटी न हो। गेटिंग द पॉइंट? यस Yes, सर sir. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना चाहिए हमको? कैन अ Yes. बॉडी हैव एक्सेलरेशन विदाउट हैविंग वेलोसिटी? तो इसका आंसर हमको लिखना चाहिए यस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बड़े ही फंडामेंटल से क्वेश्चंस थे जो हमें चैप्टर को और गहराई से समझने में हेल्प करेंगे। काफी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको ले रहा हूँ आज, कोई बड़ी डेरिवेशन या कोई और बड़ी कंसेप्ट तो नहीं रखूंगा आपके सामने, बट फंडामेंटल बातें मैं करते जाऊंगा। अच्छा, अब ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, कुछ हद तक हमको समझ में आया कि पीरियोडिक होने वाला है, रिपीटेटेड लेवल पे चलेगा, रिपीट होता जाएगा, टू एंड फ्रो लेवल पर रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, और मैक्सिमम केसेस में हम ये देखेंगे कि ये एक टाइम पीरियड को फॉलो करेगा। ठीक है, अब मन में क्वेश्चन आता है कि इसमें भी क्या कुछ टाइप्स हो सकते हैं क्या? ऑसिलेटरी मोशन में भी और कुछ अलग अलग वैरायटी ऐसी हो सकती है क्या? तो मेजर लेवल पर हम ऑसिलेशन के दो टाइप्स बनाते हैं। एक टाइप हम कहते हैं हार्मोनिक ऑसिलेशंस और दूसरा टाइप हम कहते हैं नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, पहला क्या बनाते हैं हम लोग? हार्मोनिक हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और दूसरा क्या? नॉन हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक ऑसिलेशंस। अब देखिए, हमको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी इक्वेशन बनाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, रिटन फॉर्मेट में उसको समझाने के लिए मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, अब जैसे देखिए, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं कि भाई ये स्प्रिंग जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रही है, अब इसको आप डिस्क्राइब करो, बताओ लिख करके, कैसे कैसे बताओगे आप? क्या लिखोगे इसके बारे में? इसकी इक्वेशन बनाओ। अगर मैं आपसे ये कहता हूं तो आप बिना मैथ्स की हेल्प लिए इसकी इक्वेशन तो बना ही नहीं सकते, है ना? समझ आ रही है ना बात? यस सर तो हमें इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ना मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। अब हम यहां आकर के थोड़ा अटक गए। मैथ्स में से ऐसा क्या हम इस्तेमाल करें, ऐसी कौन सी टर्मिनोलॉजी हम मैथ्स की इस्तेमाल करें, या ऐसी कौन सी कंडीशन हम मैथ्स की इस्तेमाल करें ताकि हम ऑसिलेशन को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए? मैथ्स में तो अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, इंटीग्रेशन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया आपने, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने इस्तेमाल किया, ठीक है, या स्क्वायर रूट वाली कुछ टर्म इस्तेमाल कर दी, या लॉगरिथमिक कोई टर्म इस्तेमाल कर दी, या एक्सपोनेंशियल वाली कोई टर्म इस्तेमाल कर दी। तो हम मैथ्स में से कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करें, कौन सी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि हम अपने ऑसिलेटरी मोशन को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाए? ये एक चैलेंजिंग पार्ट है। अब हम इस पे थोड़ा सोचते हैं तो हमें एक दिमाग में बात रखनी है कि ऑसिलेटरी मोशन कैसा है। तो आंसर है रिपीटेटिव, रिपीट होने वाला है ना। ऑसिलेटरी मोशन बगैर रिपीटेशन के तो होगा ही नहीं, ऑसिलेशन का मतलब ही है रिपीटेटिव, टू एंड फ्रो होना। तो मैथ्स में से हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज को उठाएंगे जो रिपीटेटिव हैं, जो रिपीट होती हैं, जिनकी वैल्यूज में रिपीटेशन होता है। ठीक है, जब हम इसकी तहकीक करते जाते हैं तो हमको पता चलता है कि यार ये तो साइन और कॉस फंक्शन ही है जो रिपीट होते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं साइन 90 से, सॉरी साइन 0 से, तो वी हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ 0। फिर हम पहुंचते हैं साइन 90 पर, तो उसकी वैल्यू आती है 1। 1 और फिर जब हम पहुंचते हैं साइन 180 पर, तो फिर एक बार 0 होती है, 0 मतलब 0 to 0 दोबारा रिपीट हुआ। तो यस ये हमारे लिए बड़ा ही की पॉइंट बनता है कि भाई हम हमारे ऑसिलेटरी मोशन को मैथमेटिकल फॉर्मेट में जब एक्सप्रेस करना चाहें तो हम साइन या कॉस फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन जिसमें हम एक सिंगल साइन या कॉस फंक्शन की हेल्प से हमारे ऑसिलेटरी मोशन को एक्सप्रेस कर पाए, उसे हम कहते हैं हार्मोनिक। ठीक है, बात समझ आई? यस एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम एक सिंगल साइन या कॉस फंक्शन की हेल्प से उसको एक्सप्रेस कर पाए, उसको लिख पाए, उसको समझा पाए, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, यानी कि एक सिंगल साइन फंक्शन या एक सिंगल कोसाइन फंक्शन, तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कॉल करेंगे बच्चों? हार्मोनिक हार्मोनिक कॉल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, अब ये कैसे बनता है ये सब आगे की क्लासेस में हम देखेंगे।
ये ऑसिलेशन की असल में एक इक्वेशन है। अब इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आगे 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 आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझ में आया कि हार्मोनिक का क्या मतलब है। यस सर। हमारा ऑसिलेटरी मोशन एक सिंगल साइन फंक्शन या एक सिंगल कॉस फंक्शन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसे ऑसिलेटरी मोशन को हम क्या कॉल करेंगे, हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन। बट अगर हमारा ऑसिलेटरी मोशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें मल्टीपल हार्मोनिक फंक्शंस का हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है या उसके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हमें करना पड़ रहा है, मोर देन वन हार्मोनिक फंक्शंस का अगर हमें यूज करना पड़ रहा है, हो सकता है 2 बार साइन आ जाए, हो सकता है 2 बार कॉस आ जाए, हो सकता है साइन कॉस दो मिला के आ जाए, या हो सकता है एक बार साइन आ जाए, एक बार कॉस में कुछ अलग फ्रिक्वेंसी जुड़ के आ जाए, ऐसा कुछ हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम उस ऑसिलेटरी मोशन को क्या कॉल करेंगे, नॉन हार्मोनिक। नॉन। अब हमें सिलेबस में जो पढ़ना है वो प्योरली पूरा का पूरा हार्मोनिक पढ़ना है। थोड़ा बहुत हम नॉन हार्मोनिक के बारे में कहीं कुछ टच करेंगे, बट मेजर जो एस्पेक्ट हमको पढ़ना है वो हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन पढ़ना है। ठीक है, बात समझ में आई आपको अच्छे से? यस। ओके। अब ऑसिलेशन को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज पर भी बात करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा बहुत उसका अंदाजा कैसे लिए जाए कि मोशन कैसे हो रहा है, किस वे में हो रहा है, उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, इस पर भी हमको थोड़ा बहुत बात करनी पड़ेगी। तो आई विल बी डिफाइनिंग few very important terms and definitions जो ऑसिलेटरी मोशन को समझने में हमको हेल्प करेंगे। Now this is going to be very very important part। इससे पहले एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं। डेफिनेशंस को डायरेक्टली आपके सामने रखने से पहले छोटे से एग्जांपल से मैं शुरू करता हूं। मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है, इमेजिन करते हैं इस स्ट्रेट लाइन पर एक ऑब्जेक्ट यहां बराबर बीच में से कहीं से शुरू करता है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स मिला या कुछ एक्सटर्नल पुश मिला या किसी तरीके से ये अपना मोशन शुरू करता है, और मान लेते हैं कि वो यहां जाता है। ठीक, फिर अपने मोशन को कंटिन्यू करते 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 वो मैक्सिमम इस जगह पर आ जाता है। फिर यहां से वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, तो क्या करता है, पीछे पलटता है। तो फिर इसकी फर्दर जर्नी ऐसे होती है कि यहां से ये मूव करते 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 दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है और अपनी जर्नी को आगे फर्दर कैरी ऑन करते हुए इस डायरेक्शन में जाता है, एंड देन अगेन इट कंटिन्यूज टू मूव टू द अदर साइड, टू द अदर साइड, टू द अदर साइड, फिर मैक्सिमम वो इस जगह तक आता है। ठीक है, मैक्सिमम वो इस जगह तक आ जाता है। अब यहां से ये और ज्यादा आगे नहीं जा सकता, तो दोबारा पीछे की तरफ पलटता है और फिर अपनी जर्नी को पूरा करते 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 वापस से ये मीन पोजीशन पर आकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। तो एक पूरी साइकिल इसने ऐसी पूरी की। आगे सबको समझ में है? यस सर। अब देखने में तो काफी आसान है ना, कुछ नहीं है। जैसे इस रेड डॉट को आप देखें तो ये पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, और ऐसा ये लगातार करता रहा। बस इतना ही है ना। लेकिन इसको मैथमेटिकली और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस बनाने पड़ेंगे। खाली हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि पार्टिकल यूं 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 कर रहा है, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। बात समझ आ रही है आपके? यस सर। अगर मैं ऐसे बोलने लग जाऊं कि कुछ नहीं भाई बेटा पार्टिकल खाली यूं यूं कर रहा, तो फिर क्या यूं यूं ऐसे बोलेंगे ना। क्या है, वेयर इट इज गोइंग। अब जैसे कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, चलो पार्टिकल ऐसे यूं यूं कर रहा है तो भाई कितनी दूर तक गया, है ना, मन में सवाल आएगा ना, कितनी दूर तक गया। दूसरा, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, इसको टाइम कितना लगा ऐसा करने में। तीसरा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं 1 सेकंड में कितनी बार ऐसा कर रहा है ना, 1 सेकंड में बोलो, 1 मिनट में बोलो, जो भी टाइम आप अलॉट करें उसमें कितनी बार ऐसा कर रहा है। चौथा, आप ऐसे भी पूछ सकते हैं इसने शुरू कहां से किया था, कि मीन से ही किया था, कि यहाँ कहां तो भी था, फिर बाद में ऐसे 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 होते होते हमको लगा कि यहां से शुरू किया इसने, है ना। ऐसे कई सारे सवाल आपके मन में आएंगे। किसी पर्टिकुलर जगह पर उसकी स्पीड कितनी है,
किसी पर्टिकुलर जगह पर उस पर फोर्स कितना लग रहा है, उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, या उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने का मतलब ही है कि हम ऑसिलेशन को डिफाइन करें, उसकी टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करें। ठीक है, सारी बात समझ में? यस सर। अब देखिए, पार्टिकल जिस मीन पॉइंट पर, जिस सेंटर पॉइंट पर, जिस दरमियानी पॉइंट के अक्रॉस वो पार्टिकल घूमता है, ठीक है, उस पोजीशन को हम क्या कॉल करते हैं? मीन पोजीशन। इसे जरा समझने की कोशिश करिए, इसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, मीन पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि पार्टिकल जीरो से शुरू कर रहा है, ऐसा नहीं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि मीन का मतलब जीरो। नहीं, मीन का मतलब जीरो नहीं है। मीन पोजीशन का मतलब ये है कि पार्टिकल के टोटल पाथ लेंथ का इन बिटवीन, बीच वाला हिस्सा जिसके अक्रॉस पार्टिकल घूम रहा है, उसको मीन बोलेंगे। बहुत सारे केसेस में ये जीरो होता है, लेकिन हमेशा ये जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक छोटे से एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं बेटा, ये एक्सिस है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब हमारे पास एक पार्टिकल है जो 3 से शुरू करता है, 5 तक जाता है, 5 से वापस 3 पर आता है, फिर 1 तक जाता है और फिर वापस 3 पर आता है। अब सोच समझ करके बताइए कि मीन पोजीशन क्या है? 3 है। बिल्कुल सही। इनफैक्ट वो तो 0 पे गया ही नहीं। अब 3 को आपने मीन क्यों कहा? तो 3 को आपने मीन इसलिए कहा क्योंकि जो भी पाथ वो फॉलो कर रहा है उसकी इन बिटवीन पोजीशन, उसका अक्रॉस जो पोजीशन है वो 3 है। 3 के अक्रॉस घूम रहा है, 3 के अक्रॉस 2 उधर, 3 के अक्रॉस 2 इधर। तो 3 में और 2 बढ़ाएं आप, 5 हो जाएगा, 3 में 2 कम कर दें तो 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो ऐसे घूम रहा है। तो मीन यानी कि दरमियानी पोजीशन, नॉट जीरो। बात बैठ रही है दिमाग में अच्छे से? यस सर। जीरो नहीं। अब पार्टिकल जितना भी ज्यादा से ज्यादा दूर जा सकता है, मीन से जितना भी ज्यादा से ज्यादा दूर जा सकता है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम कॉल करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर हुई बात? यस सर। जैसे इसी एग्जांपल में आपसे अगर मैं ये पूछूं कि एक्सट्रीम पोजीशंस क्या क्या हैं, तो एक तरफ है 5 और एक तरफ है 1। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा जितना दूर पार्टिकल जा सकता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम, और जिस पोजीशन के अक्रॉस पार्टिकल घूमता है, अक्रॉस आजू बाजू में, उसे हम कहते हैं मीन पोजीशन। बात क्लियर हुई अच्छे से? यस सर। एक बहुत फंडामेंटल रूल याद रखिए, बहुत फंडामेंटल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूं। ऑल दी displacements are measured from mean position। जितने भी डिस्प्लेसमेंट हमें गिनना है वो हम कहां से गिनेंगे? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल कहीं भी जाए, कहीं भी आए, कुछ भी करे, उसका जब डिस्प्लेसमेंट गिनना है हमको, डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हो ना, 11 में पढ़ा हमने। ठीक है, बीच का गैप, उसको डिस्प्लेसमेंट Yes, बोलते हैं। तो जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट गिनना होगा, हम उस डिस्प्लेसमेंट को कहां से गिनेंगे? मीन से। मीन से गिनेंगे। पार्टिकल कहीं भी जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ है। पार्टिकल आ रहा है, जा रहा है, वापस जा रहा है, वापस आ रहा है, फिर इधर जाएगा, फिर उधर जाएगा, तो हम कंफ्यूज होंगे ना यार, गिनने का कहां से? आया नहीं आया समझ में? यस सर। तो हम एक बेसिक रूल बना लेंगे कि जब कभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट गिनना होगा, पार्टिकल किधर भी जाए, भले जा रहा होगा, भले आ रहा होगा, भले उधर साइड चल रहा होगा, भले इधर साइड चल रहा होगा, जब कभी भी मैं डिस्प्लेसमेंट गिनूंगा, मैं डिस्प्लेसमेंट को हमेशा मीन पोजीशन से ही गिनूंगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये अच्छे से दिमाग में बिठाना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, न्यूमेरिकल में फिर अटक जाते हैं। ठीक है, तो सारे डिस्प्लेसमेंट
सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट, भले पार्टिकल आ रहा हो, जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, नीचे जा रहा हो, राइट जा रहा हो, लेफ्ट जा रहा हो, नेगेटिव साइड हो, पॉजिटिव साइड हो, कहीं भी हो पार्टिकल, सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट कहां से गिने जाएंगे? मीन से। बोले जरा दोहराए, कहां से गिने जाएंगे? Mean फ्रॉम position. मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट गिने जाएंगे। ठीक है, अब यहां एक और डेफिनेशन बनती है। अब हम मीन पर हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब डेवलप होगा? जब हम कहां पहुंचेंगे? Extreme. एक्सट्रीम पर। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का हो सकता है उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, Yes, sir. ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, अब ज्यादा से ज्यादा तो पार्टिकल एक्सट्रीम पर जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल अपनी मोशन के दौरान ले सकता है उसे क्या कहेंगे? Amplitude. एक्सट्रीम। एम्पलीट्यूड। ठीक है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, उसको एक खास नाम देंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड, सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको एक खास नाम देंगे। क्या नाम देंगे? Amplitude. एम्पलीट्यूड। अब एक बड़ी मजेदार बात सुनो, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इसी इसी एग्जांपल में चलो कैरी करते हैं। ये 3 वाली पोजीशन क्या है बेटा? मीन। Mean position. ये 5 और 1 वाली पोजीशन क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। बिल्कुल सही। मान लीजिए पार्टिकल यहां से शुरू किया और 5 पे पहुंचा, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2. 2 हुआ। मीन से एक्सट्रीम के बीच का गैप 2 हुआ। ठीक है, अच्छा वो वापस से मीन पे आया घूम के, यहां गया Zero. तो वापस इधर आएगा ना, यस। तो ऐसा ऐसा करना है तो वापस आएगा। अब जब वापस आया तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. 0। शाबाश। अच्छा फिर इधर पहुंचा तो कितना हुआ? 2. नहीं, -2। -2. Yes, yes. -2 बेटा ध्यान से देखो, 1 - 3 यस, -2। फाइनल माइनस इनिशियल, तो -2 हो गया। और वो वापस से घूम के इधर आया तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। 0. मतलब एक ही जर्नी में, एक राउंड पूरा करने में, एक रिपीटेशन पूरा करने में उसका डिस्प्लेसमेंट कभी कभी मैक्सिमम हो रहा है, कभी कभी 0 हो रहा है, कभी कभी निगेटिव हो रहा है और वापस से फिर 0 हो रहा है ना? कमाल की बात। तो ये लगने में खाली ऐसा लगता है कि यूं यूं करेगा, लेकिन बहुत जबरदस्त है। हमको बहुत छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैंने आपको और एक रूल मैंने आपको यहां बता दिया कि मीन पोजीशन किसे कहेंगे, एक्सट्रीम किसे कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमें कहां से गिनना है? Mean position. मीन से गिनना है। ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है उसे क्या कहलाएंगे? उसे क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। अब आइए कुछ छोटी छोटी और डेफिनेशंस इन पर्टिकुलर यहां पे हम लोग जोड़ते चले। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब वो टाइम जिसमें पार्टिकल अपना एक रिपीटेशन, एक ऑसिलेशन, एक राउंड, एक चक्कर पूरा करता है, उसे क्या कहेंगे हम? टाइम पीरियड। Time period. इसका बिल्कुल रिवर्स जब हम गिनते हैं तो हम उसे कॉल करते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में हम क्या गिनेंगे कि एक सेकंड में पार्टिकल कितनी बार ऑसिलेट हुआ। ठीक है, एक सेकंड में अगर पार्टिकल 10 बार ऑसिलेट होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10। 10. समझिए जरा, इन दोनों में फर्क करिए। टाइम पीरियड में क्या गिना जाएगा? जब पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है तो उसके ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए उसने जितना टाइम लिया, एक बार पूरा करने के लिए, एक बार घूमने के लिए जो उसको टाइम लगा, उस टाइम को क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। Time period. अब हम पार्टिकल को 1 सेकंड दे देते हैं, चल भाई 1 सेकंड में क्या करता है कर। अब 1 सेकंड में वो 50 बार घूम गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 50. तो किसी भी पीरियोडिक मोशन में अगर रिपीटेशन हो रहा है तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो बॉडी कितनी बार अपने मोशन को रिपीट करती है, उस चीज को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। Frequency. बात समझ आई? फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो कहलाता है हर्ट्ज। असल में ये सेकंड इनवर्स है। फ्रीक्वेंसी अगर n है तो 1/n. ये 1/t होता है। ठीक है, यानी कि हम लिखना चाहिए सेकंड इनवर्स
और इस सेकंड इनवर्स को खास फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्स या इस यूनिट से कॉल करते हैं, हर्ट्स, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हर्ट्स, खास फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, हर बार सेकंड इनवर्स दिखा तो हम उसको हर्ट्स नहीं बोलेंगे, हर्ट्स सिर्फ और सिर्फ कब बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसी गिन रहे होंगे। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई? यस सर। अब एक और टर्म आता है बेटा यहाँ पे, उस टर्म को हम कॉल करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी बन रही है आप उसको कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे? 2 पाई। 2 पाई। तो उस चीज को हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, देखो ध्यान से यहाँ पे 2 पाई इनटू क्या चीज? फ्रीक्वेंसी एन। 2 पाई। बेसिक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन, बट वी आल्सो हैव एन इज इक्वल टू 1 बाई टी, राइट? यस सर। तो ये एन हटा के अगर मैं 1 बाई टी लिख दूं तो हम इस ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ठीक है, यस एंगुलर सर। फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट भी हम कहेंगे हर्ट्ज है। ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा इज हर्ट्ज। एंगुलर वेलोसिटी के हिसाब से हम इसको रेडियन पर सेकंड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन आल्सो एक्सप्रेस इट इन यूनिट ऑफ विच यूनिट? रेडियन पर सेकंड। अब अगली जो डेफिनेशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना खिसक रहा है, कितनी दूर है मीन पोजीशन से, उसकी नेक्स्ट जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी दूर है। तो मीन पोजीशन से वो जितनी भी दूर जाएगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट वो लेगा, ज्यादा से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट वो लेगा, उसे क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में फर्क है, जरा समझिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इंटरवल, मीन से थोड़ा भी हटा तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, लेकिन मीन से मैक्सिमम जितना भी हटेगा वो क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। अब इस पूरे सीक्वेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, खास ये लेक्चर ही मान लो इस चीज को समझने के लिए है, और वो है फेज। बहुत इंपॉर्टेंट। अब हमारे सामने एक चैलेंज आता है, आप जरा इस डायग्राम को अगर दोबारा देखें तो ये पार्टिकल बार बार इस पाथ पे चल रहा है। ठीक है, करेक्ट है? यस। अब ये पार्टिकल मान लो आपको यहां कहीं बीच में दिखा, यहां कहीं बीच में दिखा आपको ये, ठीक है, यहां कहीं दिखा, और इमेजिन करते हैं इस तरफ चल रहा है। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन हो सकता है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप बोलेंगे इस पार्टिकल बीच में है और उधर साइड आगे पॉजिटिव साइड में जा रहा है, एक्सट्रीम में जा रहा है। लेकिन मैं फिर सवाल करूंगा, क्या पहली बार जा रहा है, या जाके आया था फिर जा रहा है? ये कैसे पता चलेगा? तो फिर इसका एक ही तरीका है, जब से मोशन शुरू हुआ आंखों में तेल डाल के देखते बैठो उसको। हाँ। जरा भी पलक झपकना नहीं चाहिए तुम्हारी। एक बार पलक झपकी तो पता चला वो 100 बार घूम गया उतने में। तो जाके आ रहा है, पहली बार जा रहा है, जा चुका था, वापस से जा रहा है, कितनी बार वहां पे जा रहा है, वो कौन सी पोजीशन पर है। ठीक है, अब उसी जगह पर अगर वो दोबारा है, इमेजिन करते हैं ऑन द सेम पोजीशन अगर वो दोबारा है, ठीक है, लेकिन खाली उसमें थोड़ा सा फर्क इतना आया, खाली थोड़ा सा फर्क इतना आया कि ये एरो ऐसा हो गया। बहुत फर्क है ना? यस। तो खाली पोजीशन पे हम उसका एग्जैक्ट स्टेट ऑफ मोशन नहीं डिस्क्राइब कर सकते, डिस्प्लेसमेंट पर हम उसकी एग्जैक्ट स्टेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा क्या बोलोगे, भाई मीन से इतनी 2 सेंटीमीटर दूर है, 3 सेंटीमीटर दूर है। अरे भाई 2 या 3 सेंटीमीटर में वो जा रहा है, आ रहा है, पहली बार जा रहा है, दूसरी बार जा रहा है, 1000वीं बार जा रहा है, जाके आने वाला है, या पहली बार जाने वाला है, क्या है आगे की स्टेट, क्या है उसकी, उसकी स्टेट क्या है, एग्जैक्ट स्टेट क्या है, हम कैसे बताएंगे? तो इसको समझने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक नया पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा, खास इस बात को समझने के लिए कि पार्टिकल की उस सिचुएशन में एग्जैक्ट स्टेट ऑफ मोशन कैसी है। क्या आपको बात समझ आ रही है मेरी? यस सर। अब ये कैसे करें? ठीक है,
तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इस जरा डायग्राम को या इस एनिमेशन को देखें। आप ये एक एनिमेशन मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप इसको देखें जरा। इसमें मैंने एक सर्कल की हेल्प ली है और एक पार्टिकल यहां लाइन पर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, दिख रहा है आपको? Yes. तो ये रेड पार्टिकल और पार्टिकल यहां तो बेसिकली अपना ऑसिलेटरी मोशन करता जा रहा है, लेकिन मैं इसको रिप्लिकेट कर रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक सर्कल पर। सर्कल की मैंने हेल्प ली। अब सर्कल की हेल्प लेके मुझे फायदा क्या होगा, ये समझने वाली बात है। सर्कल की हेल्प लेके मुझे फायदा क्या? देखिए, लेट मी ड्रॉ दिस फिगर वंस अगेन। तो ये मैं सर्कल जिसकी हेल्प ले रहा हूं, ये पर्टिकुलर लाइन जिस पर पार्टिकल का ऑसिलेशन होने वाला है, और मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां से अपना मोशन शुरू कर रहा है, ठीक है? तो सर्कल पर जब बच्चों मैं इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करूंगा तो ये तो जीरो एंगल है, Yes. एंगल इज जीरो। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पार्टिकल इसी तरीके से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता 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 यहां ऊपर पहुंचता है, तो सर्कल पर जब मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा इस हिसाब से, तो इसने तो 90 एंगल ले लिया। 90 डिग्री। मतलब इस पोजीशन को मैं जीरो एंगल से करस्पॉन्ड कर सकता हूं और इस पोजीशन को मैं 90 एंगल से करस्पॉन्ड कर सकता हूं, 90 यानी π/2। सही है? Yes, sir. ध्यान से समझिए। अब मान लेते हैं कि ये पार्टिकल अपनी जर्नी एक्सट्रीम पोजीशन तक पूरी करने के बाद दोबारा मीन पोजीशन पर आया। तो जब ये दोबारा मीन पोजीशन पर आया तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं इधर करूंगा। ध्यान से देखिए, देखिए इसको 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 पकड़िए यहां से। ये देखिए, ये जीरो से शुरू किया, ये 90। अब जब ये दोबारा मीन पोजीशन पर आया तो इसकी पोजीशन यहां बताइए। Yes. अब Yes. सोचिए एंगल कितना हो गया बच्चों? 180. 180 डिग्री। मतलब वो दोबारा अगर मीन पोजीशन पर घूम करके आ रहा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल हम बनाएंगे वो 180 डिग्री बनाएंगे, बनाएंगे। अब सिर्फ किसी पार्टिकल को हम मीन पोजीशन पर देखें तो हमें अंदाजा नहीं होगा ना कि वो पहली बार मीन पर है कि घूम के वापस आया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उसका फेज एंगल जीरो है तो आप कंफर्म होंगे कि अभी शुरू कर रहा है। और अगर Yes. मैं ये कहूं कि उसका फेज एंगल 180 है तो आप कंफर्म होंगे कि वो एक बार चक्कर मार के आया है। हम्म। तो इस एंगल से हमें एग्जैक्ट उसकी स्टेट ऑफ मोशन का पता चलेगा, एग्जैक्टली। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर ये पार्टिकल अपने मोशन को पूरा करता करता और दूसरी तरफ चला गया तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग फेज को मैं यहां बताऊंगा? Yes, sir. तो कितना एंगल हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 हो जाएगा, क्योंकि ये हम पार्टिकल की जर्नी ऐसे 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 पूरी करते 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 यहां ला रहे हैं। लाइन पर तो सीधा चल रहा है, लेकिन उसका एक रिप्लिकेशन, उसकी एक इमेज, उसका एक प्रोजेक्शन हम सर्कल पर दिखा रहे हैं ताकि हम उसका करस्पॉन्डिंग एंगल नोटिफाई कर सकें। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि जब पार्टिकल फाइनली अपनी पोजीशन पे दोबारा पहुंचेगा तो क्या हम वापस से उसको यहीं बताएंगे? Yes. Yes, sir. लेकिन इस बार जब हम बताएंगे तो हम एंगल कितना क्लेम करेंगे बच्चों? 360 डिग्री 360 डिग्री, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई एक राउंड पूरा हो गया, कंप्लीट हुआ। एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया, एक जिसे हम कहेंगे रिपीटेशन पूरा कर दिया उसने। तो अगर मैं एग्जैक्ट स्टेट ऑफ मोशन की बात करना चाहता हूं तो क्या मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से डिस्क्राइब कर पाऊंगा? नहीं। नहीं। तो मुझे एक चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है? फेस। Yes. फेज। तो असलियत में फेज एंगल होता है। असलियत में फेज क्या होता है? एंगल। एंगल होता है, और उस एंगल से हम पार्टिकल की कंप्लीट एक्सप्रेशन बता सकते हैं, उसकी कंप्लीट पोजीशन बता सकते हैं, उसकी कंप्लीट स्टेट ऑफ मोशन बता सकते हैं कि वो कहां है और किस हालत में। अब मान ले अगर इसने सेकंड राउंड शुरू किया तो ऑब्वियस बात है बेटा, आप 360 से आगे बढ़ोगे। बराबर कि नहीं बराबर? यस। आप अपने काउंटिंग एंगल को और आगे बढ़ाओगे। आप डेफिनेटली यहाँ पे दूसरी बार चक्कर मार के आएगा तो आप बोलोगे 4π720 बोलोगे आप। यस यस। तीसरी बार चक्कर मार के आएगा तो आप 6π बोलोगे। 6π। चौथी बार चक्कर मार के आएगा तो आप 8π बोलोगे। आ वही रहा है, क्योंकि रिपीटेशन उसी लाइन पर होना है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम इसमें फर्क कर सकें कि पहली बार आ रहा है कि दूसरी बार आ रहा है कि जा रहा है।
तो इस खास एंगल को हम क्या नाम देते हैं? फेज, फेज। और असलियत में फेज क्या है? एंगल, है, बस एंगल, जो स्टेट ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करता है कि पार्टिकल की एक्चुअल स्टेट ऑफ मोशन कैसी है। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. यस मैंने सर, अभी एक इक्वेशन लिखी, मान लो ये इस तरीके की मैंने एक इक्वेशन लिखी, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो एंगल बन रहा है यहां पर, इस पूरे एंगल को हम क्या बोलेंगे? फेज, फेज। अब इसमें एक और बड़ी मजेदार बात आती है, ध्यान से सुनिए, लास्ट है आज के लिए। मान ले कि इस लाइन पर पार्टिकल का प्रोजेक्शन होने वाला है और ये सर्कल एज अ रिप्रेजेंटेशन में यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक। अब हो ये रहा है कि पार्टिकल मीन से नहीं शुरू कर रहा है, यहां से कहीं एक्स्ट्रा दूसरी पोजीशन से शुरू कर रहा है। पार्टिकल ने मीन से शुरू नहीं किया यार। अगर मीन से शुरू करता तो डेफिनेटली उसका इनिशियल फेज, स्टार्टिंग एंगल क्या बनता? 0 डिग्री। अब पार्टिकल ने मीन से शुरू नहीं किया, पार्टिकल कोई और लोकेशन ले रहा है थोड़ा सा आगे, तो उसका करस्पॉन्डिंग पोजीशन ये बन रहा है और सर्कल के हिसाब से यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। समझे नहीं समझे? Yes. यस सर, अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये सिचुएशन है इसकी, मतलब शुरुआत वाली सिचुएशन है ये, मीन से नहीं शुरू किया उसने, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ नहीं था। ऐसे हो सकता है ना? हो सकता है ना, यहाँ था, अब ऊपर गया, फिर ये चलने लगा ऐसे। अब तुम बीच में से देखोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा कि यार इसने शुरू कहां से किया? तुमने तो खाली ये देखना है ना? तो अगर तुमको वाकई इस बात की इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसने शुरू कहां से किया था, तो ये भी पता होना चाहिए ना, ये भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है ना, कि शुरू कहां से किया था इसने। यस सर। थोड़ी देर के बाद तुम उसको देखने लग गए तो तुमको तो ऐसे दिख रहा है, यूं 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 करता हुआ। अब तुम इस पोजीशन पे तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि उसने शुरू कहां से किया था, तुमको तो ये ऑसिलेटर दिख रहा है। सही है? यस, मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो सकता है, इस इंफॉर्मेशन का भी क्रिटिकल रोल हो सकता है कि यार जब शुरू किया था तो कहां से किया था। बात समझ आई? तो एकदम शुरुआत में, एकदम स्टार्ट में, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो भी पॉसिबल फेज होगा, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो भी पॉसिबल फेज होगा जब वो शुरू कर रहा था, तो मीन के अलावा जो भी उसकी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगल बनेगी, उस वैल्यू को, उस स्टार्टिंग फेज को हम कॉल करते हैं इपोक। क्या बोलते हैं? इपोक। ठीक है, इपोक। कैन यू गिव मी अ डेफिनेशन? डेफिनेशन बता सकते हो इपोक की? बहुत आसान है, इपोक का मतलब फेज ही है, डरने वाली बात नहीं है, फेज ही है। लेकिन कौन सा फेज? फेज ऑफ वाइब्रेटिंग। कौन सा फेज? कब का फेज? कभी बीच में किसी जगह पर गिना हुआ फेज? इनिशियल फेज, स्टार्टिंग फेज, जब टाइम 0 है, बिल्कुल शुरुआत में जो फेज बनेगा, बिल्कुल स्टार्ट करते वक्त, उस फेज को हम क्या कॉल करेंगे? इपोक। और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी, क्योंकि स्टार्ट तो एक ही बार करेगा ना वो। अब बहुत अच्छा हो कि 0 से शुरू करे और इपोक 0 हो जाए, लेकिन फिर Yes. हमारे नीट और जेई के जो प्रॉब्लम आते हैं उसमें 0 नहीं लगाते, वो कुछ और लगाते हैं, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये 0 के अलावा एक्स्ट्रा कहां से आ गया? तो ये एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? जब उसने स्टार्ट किया था तब उसका इनिशियल एंगल 0 नहीं था, बल्कि कुछ और था। तो वो जो भी कुछ और इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगल रहा होगा, इनिशियल फेज जो भी रहा होगा, उसे क्या कहेंगे हम? इपोक। उसे कहेंगे इपोक। सो बिल्कुल इस तरीके की उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, इट इज द फेज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। ये पूरा फेज एंगल है अपना, इसमें t को 0 पुटअप कर दो तो बचा क्या? खाली ये एंगल। इसी एंगल को हम क्या कॉल करेंगे? एंगल ऑफ इपोक। ये कुछ भी हो सकता है, 120, 60, 35, 53, 645, कुछ भी, जो भी एंगल से वो शुरू कर रहा है वहां से उसकी गिनती कर लो, ठीक। Yes. अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास दो ऑसिलेटरी मोशंस हैं, एक का फेज अलग है, दूसरे का फेज अलग है, तो हमसे कहते हैं भाई डिफरेंस बताओ। अब डिफरेंस बताओ में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों के जो फेजेस हैं, जैसे एक का फेज ये है और दूसरे का फेज कुछ और होगा, उन दोनों को मैथमेटिकली सब्सट्रैक्ट करना है हमने। ठीक है, सीधे सीधे मैथ्स में सब्सट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ठीक है, तो फेज डिफरेंस जब निकालना होगा तो बेसिकली हम किन चीजों का सब्सट्रैक्शन करेंगे? एंगल्स का सब्सट्रैक्शन। ओके, Yes. तो मैं समझता हूं कि आज के लेक्चर के लिए इतना काफी हो जाएगा। मैंने आपको बस बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंट्रोडक्टरी। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, जो ऑसिलेशन का एक जिसे हम कहेंगे एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। बेसिक जो चैप्टर हमको कवर करना है वो SHM पर ही कवर करना है। किसे SHM कहेंगे, उसकी डेफिनेशंस, उसके मैथमेटिकल इवैल्यूएशंस, इस पर हम कल से बात करना शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ऑसिलेशन का जनरल मतलब समझ में आ गया। यस Yes, sir.